अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद के इस पुरसुकून माहौल के अंदर इक़्तिसादी ताउन तंजीम और पैको की पार्लिमानी असम्बली की दूसरी जनरल कॉन्फ्रेंस में ECO के अरकान ममालिक अफ़गानिस्तान, आज़रबाईजान, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तुर्की और उज़्बेकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट और उनके वफूद का खैर मक़दम करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज की ये तकरीब ECO पार्लिमानी बरदरी के अवामी नुमाइंदों की दोस्ती, एतमाद और बाहमी मुफ़ाहमत के जज्बे के तहत मुश्तरका खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की कोशिश और अज़म ज़ाहिर करती है। मुझे ECO से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है, ECO बनने से पहले का, और जब मैं आप सब मंदूबीन की और स्पीकर्स की बातें सुन रहा था तो मुझे अपने नौजवानी के वो वाक़यात याद आए जब मेरे एक चचा, बड़े पढ़े लिखे चचाज़ाद भाई, जहाँ मुझे माहौलियात के एतबार से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनकी अहादीस का ज़िक्र करते थे, उसके साथ साथ जिस आप शायद वाकिफ़ ना हो, कार्ल गुस्ताव युंग, जो माहौलियात के एतबार से बहुत बड़ी शख्सियत थी और आज अब उसको पढ़ें तो लगता है कि वो बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो वो मुझे इतने अच्छे अल्फाज सुनाया करते थे जिनका उन ममालिक का जिनके नाम नक्शे पे मौजूद नहीं थे, और जब मैं वो सुनता था तो मुझे ये ख्याल होता था, और इम्कान नहीं था उनकी आज़ादी का, बहुत सारे ममालिक जो आज यहाँ मौजूद हैं, तो जब मैं उनके नाम सुनता था तो मुझे ये ख्याल होता था कि अगर ये आज़ाद हो जाएं तो दुनिया के अंदर इस्लामी मसावात, इस्लामी बरादरी, इस्लामी अखुवत के हवाले से बहुत काम होगा। तो अल्लाह का एहसान है कि आज बैठे बैठे मुझे वो सब याद आ रहा था कि जो ख्वाब हम देखते हैं उसकी ताबीर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी ताबीर का भी एहतमाम करता है, मगर बिलावजह नहीं होती वो ताबीर होती है मेहनत के साथ, वो ताबीर होती है पहले आप नियत करते हैं, पहले आप तकारीर करते हैं, पहले आप एक दूसरे को तैयार करते हैं और उसके बाद उस पर अमल करते हैं। अच्छा, और दुनिया के अंदर इस बात की बेइंतहा सख्त ज़रूरत है कि एक इश्तराक पैदा हो कौमों के दरमियान, ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा के दरमियान। क्यों? क्योंकि मसाइल बहुत बड़े हैं। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि पिछले 60-70 साल में अगर किसी कौम ने सफ़र किया है और मुश्किलात से गुज़री है, वो मुस्लिम उम्मा है, जिसने लाखों जानें जिसकी कुर्बान हुई हैं दुनिया की सुपर ताकतों की राइवलरीज़ के अंदर, और ख़ुद हम अपने आप को जब संभाला नहीं दे सके तो उसकी वजह से जो हमारा हशर हुआ। मगर ये मुस्लिम उम्मा के वसाइल के एतबार से और इल्म के एतबार से, और ख़ास तौर पर जब आप ECO को देखें तो मुश्तरका तारीख़, सकाफ़त, मज़हब और तिजारत के कदीम रस्तों और रास्तों के और बंधे हुए हैं हम इन सब चीज़ों के अंदर। तो यहाँ मुझे उम्मीद नज़र आती है। इस वक्त जब दुनिया के मामलात हम देखते हैं तो हमारी यहाँ की ताकत, रीजनल ताकत तो यहाँ मौजूद है, इसके ऊपर भरोसा करते हुए जहाँ पर ज़िक्र हुआ कि 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ECO में हैं, ज़िक्र हुआ कि 500 मिलियन अफराद इन कौमों में बसते हैं, ज़िक्र हुआ कि ये 5% का लैंड मास है दुनिया का और 6% आबादी का मास है, और ये तो बहुत बड़ी ताकत है। अभी इसमें और दूसरे ममालिक का जिक्र भी नहीं है, तो बहुत बड़ी ताकत है। और इस वक्त दुनिया का हाल क्या है, यानी जो फोरम्स हैं, आपने एक बड़ी अच्छी फोरम ECO के नाम से बनाई हुई है। दुनिया की फोरम्स इस वक्त अक़दार से आरी, मोरालिटी का जिक्र नहीं है, और वेस्टेड इंटरेस्ट और अपने मतालिब की बुनियाद पर, ज़रूरियात और ख्वाहिशात की बुनियाद पर
इकट्ठा होते हैं, अखलाकियात का उसमें कोई जिक्र नहीं है। तो लिहाजा इस वक्त दुनिया को क्या ज़रूरत है? इस वक्त दुनिया को ज़रूरत उस लीडरशिप की है जो इंसानियत वाली लीडरशिप हो। इस वक्त दुनिया को वो ज़रूरत है उस बात की जो इनकलाब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, जिसमें इंसानियत को अहमियत दी, जिसमें माहौलियात को अहमियत दी, जिसमें इस बात का जिक्र हुआ। देखिए आज आपने सब ने जिक्र बीमारी का किया, कोविड का किया, इंसान के ऊपर जो मुश्किलात आई हैं उनका जिक्र किया, उसमें माहौलियात तो बड़ी अहम है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहौलियात की बात, जब पानी बहुत था तब भी जिक्र किया कि दरिया के साथ भी वज़ू करो तो एहतियात के साथ करो। खुद अपने ऊपर किफ़ायत करते थे। आजकल वेस्ट का माहौल है। तो जो और अखलाकियात और इंसानियत और इंसाफ, ये बुनियादें बनी मुसलमान माशरे की। जैसे जैसे मुसलमान माशरों ने इन बुनियादों को छोड़ा है तो दूसरी कौमों ने हमारे साथ वो किया जो तरक्की याफ्ता कौमें कमज़ोरों के साथ करती हैं। जब आप आज दुनिया में बात करते हैं कि जुल्म रोक दो, हमारे ऊपर जुल्म क्यों है, हमारे ऊपर अक़दार के एतबार से डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं, तो दुनिया आपकी बात सुनती भी नहीं है। जब नामूस रिसालत के हवाले से, ब्लास्फेमी के हवाले से जब आप दुनिया को कहते हैं कि इजहार राय का मतलब ये नहीं है कि तुम हमें तकलीफ़ पहुंचाओ, तो दुनिया आपकी सुनती नहीं है, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। मगर ये बता दूं, अगर कमज़ोर हैं तो ताकतवर भी होते जा रहे हैं। दुनिया नहीं सुनती आपकी। फिर दुनिया को आप कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तुम हॉलोकॉस्ट के बारे में यूरोप के अंदर गुफ्तगू करने से रोकते हो, और जो गुफ्तगू उसको चैलेंज करेगा उसको सज़ा देने के लिए तैयार हो। तुम्हारा कानून कहता है। क्यों कहता है? इसलिए कि वो आपके ज़मीर पर भारी है। इसलिए कानून सज़ा देता है कि कोई उससे इनकारी करेगा तो वो आपको तकलीफ़ दे आपके लिए होगी। और जब हम कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िंदगी में हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर तुम बात करोगे तो हमें तकलीफ़ होती है, तो वो आपकी सुनती नहीं है दुनिया। तो लिहाजा जहाँ आप मुख्तलिफ़ चीज़ों से गुज़रते हुए, आप किन किन चीज़ों से गुज़रे हैं? दहशत गर्दी से गुज़रे हैं, आपके ऊपर इल्ज़ामात लगे। इस दहशत गर्दी के चक्कर में जो असली तहरीकें थीं आज़ादी की, उनको भी दहशत गर्दी के फ्रेमवर्क के साथ देखा गया। हिंदुस्तान दुनिया को ये कहता रहा कि जो कश्मीर की आज़ादी की जुस्तजू है उसके अंदर दहशत गर्दी है। फ़लस्तीन की आज़ादी के हवाले से इसराइल कहता रहा दहशत गर्दी है। तो लिहाजा हमारे ऊपर तो जो आज़ाद होना चाहते थे, जिनके साथ जुल्म था, जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया था, उनके ऊपर दहशत गर्दी का लेबल लगाकर इस चीज़ को दबा दिया गया। फिर हमारे यहाँ खुद कुछ मसाइल पैदा हुए जिसमें अदम बर्दाश्त, इंटॉलरेंस एक बहुत बड़ा मसला है। हमें कोशिश करनी पड़ेगी आपस में भी, इंसानियत के एतबार से। जो अदम बर्दाश्त की कैफियत है, ये मामलात को चलने नहीं देती, इन कौमों को तरक्की नहीं करने देती। तीसरी बात जिससे आप गुजरे हैं और पाकिस्तानी कौम भी गुजरी है, वो एक इंतहा पसंदी की कैफियत है, जिसके अंदर मज़हब के इंटरप्रिटेशंस के अंदर भी एक एक्सट्रीम्स की तरफ हम गए, और हमने ये देखा कि दुनिया को इस्लाम का वो रुख दिखाया गया जो हकीकत से दूर था। ये मसाइल मौजूद हैं। इसके साथ साथ माहौलियात के मसाइल, इसके साथ साथ कोविड-19 के जो मसाइल हुए, उसने दुनिया को हिला कर रख दिया। हमें और आपको तो अंदाज़ा भी नहीं था, पता भी नहीं था। हम तो यही पढ़कर ताज्जुब करते थे कि अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि अबाबील के मुंह में कंकरियाँ होंगी, उससे भी हाथी मर जाते हैं। तो अल्लाह ने कुदरत अपनी दिखाई कि जो तुम सोचते थे कि हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वो ऐसा वायरस का जिसको अगर जमा किया जाए तो एक कैन का आधा भी भरा नहीं जा सकता, सारी दुनिया का वायरस अगर जमा कर लें, उसने इंसानियत को हिला कर रख दिया।
तो ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ माहौलियात के एतबार से आप बात करें तो कम से कम दुनिया के अंदर जो आपके मुताल्लिक़ सोच है उसका भी मुकाबला करें, जो तास्सुब आपके ख़िलाफ़ है उसका भी मुकाबला करें। और वो कैसे होता है? वो अल्फाज के ज़रिए, वो आपकी आउटरीच के ज़रिए, वो सोशल मीडिया के ज़रिए, वो टेलीविज़न के ज़रिए, वो आपके अच्छे कामों के ज़रिए होता है। और इस वक्त दुनिया के अंदर आप मुसलमान ममालिक ने ये बात अब शुरू की है कि दुनिया को बताया जाए कि ब्लास्फेमी क्या है, इस्लामोफोबिया क्या है। अच्छा, इस्लामोफोबिया सिर्फ ये ज़िक्र की बात नहीं है कि तकलीफ़ हमें पहुंची। इस्लामोफोबिया की बुनियाद पर कौमों की पॉलिसीज़ बन जाती हैं, और कभी कभी कौमों को अगर एहसास होता है तो उसका ज़िक्र नहीं होता, मगर कौमों की इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के अंदर मुसलमान ममालिक के साथ एक तासुबाती कैफियत हो रही है। और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि उनके ममालिक के साथ भी वो कैफियत रही है। जब वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना भी चाहते थे तब भी उनके साथ जो सलूक किया गया वो मुख्तलिफ था। अब कोविड के हवाले से मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के अंदर बहुत इसका प्रेशर रहा। पाकिस्तान ने एक अनोखी इसके अंदर जस्तजू रखी है। कामयाब अभी दुनिया के अंदर कोविड मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, मगर जिस नज़म के साथ पाकिस्तान ने मुकाबला किया, बड़ी अहमियत है इस बात के अंदर। और आपको मैं इस्लामी तारीख़ से उसकी मिसाल भी दूंगा। जिस तंजीम के साथ इसका मुकाबला किया गया, एक ये जज्बा कि हम अपने यहाँ लॉकडाउन करके और बंद करके लोगों के रोज़गार को ख़त्म नहीं करेंगे, ये एक जज्बा ऐसा था कि जिसके अंदर फिर अल्लाह ने बरकत डाली। मगर दुनिया कहती थी कि बंद कर दो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का एहतमाम किया कि रोज़गार ख़त्म नहीं होने देंगे, एहतियात करेंगे। दुनिया कहती थी कि तुम अनपढ़ मुल्क हो, तुम्हारे यहाँ काफ़ी लोग अनपढ़ हैं, तुम नज़्म ज़ब्त के साथ कर नहीं सकते। जो हमने देख लिया, जिन ममालिक के अंदर नज़्म ज़ब्त था वो तो बाकायदा प्रोटेस्ट कर कर, जलसे जुलूस कर कर वायलेट करना चाहते थे वो जो तरीक़ेकार बताए गए। पाकिस्तान ने किसी हद तक 100% लोग तो कभी भी अमल नहीं करते, मगर एक नज़म का मुजाहरा किया, तंजीम का मुजाहरा किया। मसाजिदें एहतमाम के साथ SOPs के साथ खुली रखी, अल्लाह से ताल्लुक़ बरकरार रखा। लिहाजा मुकम्मल कामयाबी अभी नहीं हुई है और हम अपना जारी रखते हैं अपने प्रिवेंशंस को, मगर एक तंजीम के साथ। और तंजीम क्यों ज़रूरी है मुल्कों के लिए? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमामत भी करते थे तो मुड़कर देखते थे और कहते थे कि लाइन तुम सीधी बनाओ। तंजीम की अहमियत उन कौमों के अंदर है जो कौमें तरक्की करती हैं, और जैसे जैसे मुसलमान अपने अंदर एक नज़म पैदा करेगा, इंस्टीट्यूशंस का क़याम करेगा। बग़ैर इंस्टीट्यूशंस के तरक्की नहीं होती। इंस्टीट्यूशंस का क़याम करेगा, रखेगा, एहतमाम रखेगा, तो सारा यूरोप के अंदर जो तरक्की हुई, और उसकी तारीख़ आप देख लें कि जिन ममालिक के अंदर इंस्टीट्यूशंस बने, जो वेस्टर्न यूरोप के अंदर, वहाँ तरक्की हुई। ईस्टर्न यूरोप के अंदर कई कई 100 साल पीछे रहे क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की अहमियत नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि जब इको बात करे तो साथ साथ मैं पढ़ रहा था और मुझे बड़ी खुशी हुई, जो मौजू आपकी गुफ्तगू के अंदर अगले 2 दिन के अंदर आएंगे, उसमें औरतों का मुकाम लीडरशिप के अंदर भी बड़ा अहम मौजू है। क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब भी ये बात की तो कहा कि जब तक औरत बराबरी के साथ, काम के अंदर बराबरी के साथ नहीं निकलेगी माशरों के अंदर, तब तक पूरी यगानगत के साथ कौम के अंदर वो कैफियत पैदा नहीं होगी। हम आपस में इको के अंदर ताल्लुकात बेहतर करना चाहिए। तिजारत के बड़े मौक़े हैं। चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी एक मिसाल है जिसके एतबार से बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का ताल्लुक़ पानी के साथ और समंदर के साथ होगा। यही तरीक़ा तिजारत का आपस में हम ममालिक के अंदर उसको फ़रोग़ देंगे, और आप ही के मौज़ूआत के अंदर तिजारत का फ़रोग़ भी है और टूरिज़म का फ़रोग़ भी है, ताकि आपस में हम इन कौमों के अंदर, इको वाली कौमों के अंदर, हम आपस में दोस्तियाँ बढ़ाएं, आपस में तरक्की के रास्तों के अंदर कंपटीशन करें। इस वक्त दुनिया के अंदर
जिन मुजालिम से गुजर रहे हैं, उसका मुकाबला करने का एक तरीक़ा जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया वो ये है कि अपने आप को जब ताकतवर मईशत के एतबार से, माशरत के एतबार से, माशरत ताकतवर और मईशत ताकतवर के साथ जब दुनिया में कदम रखोगे तो सब आपकी बात भी सुनेंगे। हमारे वज़ीर फॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने एक बात कही जाकर, उनके ऊपर फिर लेबल लगाया गया कि आप एंटी सेमेटिक बात कर रहे हैं। आजकल गुफ्तगू के अंदर जब हम बात करते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर लोगों को शहीद किया गया तो हम एंटी सेमेटिक बात नहीं कर रहे। बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए आपके और हमारे जहनों में। ये लेबल लगाकर दुनिया को दिखाया जाता है, हॉलोकॉस्ट याद दिलाया जाता है, और ये जुल्म वो कौम कर रही है जो इन चीज़ों से गुजरी है। हम एंटी सेमेटिक नहीं हैं, हम एंटी ज़ायनिस्ट हैं, हम एंटी इसराइल हैं, हम एंटी अपार्थाइड हैं। ये अपार्थाइड साउथ अफ्रीका से कहीं ज़्यादा ख़राब है। जो साउथ अफ्रीका वाला अपार्थाइड हमने देखा था, कहीं ज़्यादा ख़राब है। जो लोग वहाँ गए हैं वो देखकर बता सकते हैं। सिर्फ वहाँ नहीं, ये अपार्थाइड की कैफियत कश्मीर के अंदर भी अब अयां होती जा रही है। तो हम अपार्थाइड के ख़िलाफ़ हैं, हम जेनोसाइड के ख़िलाफ़ हैं। और हमारी गुफ्तगू को अगर इस तरह से कह दिया जाए कि तुम एंटीसेमिटिक हो, हमें यहूदियों से और यहूदियत के साथ कोई बात ही नहीं है हमारी। वो अब्राहमिक ट्रेडिशन के मज़ाहिब हैं, ये इनका कुरान में भी जिक्र है, मसीहियत का भी, क्रिश्चियनिटी का भी जिक्र है। हम एंटी ज़ायनिस्ट और एंटी क्रिश्चियन नहीं हैं। हम हर उस कौम के ख़िलाफ़ हैं जो जुल्म करे, जो इस्तेसाल करे, जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म करे, जो कश्मीरियों पर जुल्म करे, जो कहीं भी किसी वजह से इंसानियत पर जुल्म करे। तो मैं ये समझता हूँ, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे और आपके ख्वाब और ईको के ख्वाब हैं बहुत, और उन ख्वाबों के लिए तालीम का ज़रूरी है कि तालीम हो। उन ख्वाबों के लिए ज़रूरी है कि हम इश्तराक के साथ दुनिया की पॉलिसीज़ के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करें, और इसके बग़ैर इंसानी मुसावात और इंसानी इंसाफ का इम्कान नहीं है। दुनिया के अंदर, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, इस वक्त इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बेस्ड ऑन मोरालिटी, दे आर बेस्ड ऑन वेस्टेड इंटरेस्ट, और इस वक्त दुनिया को इस लीडरशिप की ज़रूरत है। तो ये बातें जो मैं आपसे कहता हूँ, तो उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आपके जो 3-4 दिन के 2 दिन के कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें से बहुत अच्छी चीज़ें निकलने का इम्कान है। सेशंस का आगाज़ हो चुका है। मुझे यकीन है कि शुरका आपस में बामकसद गुफ्तगू करेंगे, बामकसद ऐसे कामों की नियत करेंगे जिसको आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ये याद रखिएगा कि कभी कॉन्फ्रेंसेस ऐसी होती हैं, बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं और बर्खास्त हो जाते हैं। तो मुझे यकीन है कि जिस तरह से मुसलमानों के अंदर निशात सानिया की कैफियत पैदा हो रही है, तो अब आप जो डिलिब्रेशंस करेंगे उन पर अमल करने के लिए भी बहुत सारे काम करेंगे। मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उज़्बेकिस्तान का कि उन्होंने पेको के चार्टर को साइन किया, और अफ़गानिस्तान का कि जिन्होंने चार्टर रेटिफाई किया। और अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं ये बात कह दूँ कि हम सब दुआगो हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन आए। मेरे भाइयों ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे भाई 30-40 साल से बड़े हालात की ख़राबी से गुज़रे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान अफ़गानिस्तान का अपना अफ़गानिस्तान का हुआ। सुपर पावर राइवलरीज इनके यहाँ चलाई जाती रहीं, और उसके बाद दूसरा नुकसान पाकिस्तान का हुआ कि वहाँ से बहुत सारे रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में आज भी क़याम रखते हैं। और मैं तुर्की का भी ज़िक्र करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी शाम से बहुत सारे रेफ्यूजीज़ के लिए दिल खोल कर उन्होंने उनको पनाह दी। दुनिया बात करती है, सिर्फ दुनिया ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ पर हमें नसीहत करती है, मगर जब रेफ्यूजीज़ जाते हैं तो उनको मेडिटेरियन में डूबने दिया जाता है, उनको पनाह नहीं मिलती। ये मुसलमान है जिसने मिसाल कायम की है कि हम रेफ्यूजीज़ को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर वेलकम करते हैं। तो आप याद रखिए, यही चीज़ें हैं जो कौमों को बड़ा करती हैं।
इसके अंदर जो कीमत लोगों ने अदा की वो कोई कीमत नहीं है। वो जो इखलाकी ताकत आपको हासिल हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इस वक्त मैं कंपैरिजन करता हूँ, जब भी यूरोप और वेस्ट के लोग आते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि तुम लोग इमिग्रेशन रेफ्यूजीज़ के हवाले से दीवारें खड़ी करते हो और हमने इंसानियत का सबूत दिया। तो हम उम्मीद करते हैं, इंशाअल्लाह दुआ करते हैं, कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आए, उनके अपने ख्वाहिशात की बुनियाद पर, अपनी नेगोशिएशंस की बुनियाद पर वहाँ पर अमन आए, क्योंकि अफ़गानिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा इस अमन का, ज़ाहिर है, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो मैं इसी के साथ साथ मेहमानान गिरामी, इन अल्फाज के साथ ही मैं ECO की पार्लिमानी असम्बली की दूसरी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ भी करता हूँ। आप सब का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।